बच्चों ये है आपका लेक्चर 251 और हम कर रहे थे आपका हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से सोशलिज्म हुआ रशिया में। हमने जो पिछले लेक्चर में सोशलिज्म इन रशिया पे पहुंचे थे और हमने देखा कि भाई दो ग्रुप बने, एक था बोल्शेविक्स और दूसरा था मेंशेविक्स। जो बोल्शेविक था, बोल्शेविक ग्रुप का नेता था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, और वो सोचता था कि डिसिप्लिन होने चाहिए लोग और मेंबर्स क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो पर अच्छे मेंबर्स हों। और दूसरा ग्रुप था मेंशेविक्स था कि सब कोई उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मतलब रशिया में सोशलिज्म कैसे हुआ ये पूरा टॉपिक उसका होगा। सो अब हम देखेंगे नया टॉपिक पेज नंबर 32 के अंदर, अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। So Russia was an autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subject to. So देखो रशिया जो है एक ऑटोक्रेसी है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी होती है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक जने का अथॉरिटी होती है बाकियों के ऊपर। ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी जैसी नहीं होती। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट ऑटोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी में एक जने के पास ही पावर होती है। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू, मतलब बाकी यूरोपियन रूलर्स की तरह इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी चालू भी हो गया था, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मतलब जो जार था, मतलब जो आपको पता होगा रशिया में जो जार थे, जार निकोलस की मोनार्ची चल रही थी, वो राजा थे, तो अभी भी वो पार्लियामेंट उन्होंने सेटअप नहीं की थी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में हो गई थी। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब वो चाह रहे थे भाई पार्लियामेंट हो, मतलब ये जो मोनार्ची है वो एंड हो और पार्लियामेंट हो। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो रशिया के लिबरल्स थे वो मतलब उन्होंने क्या कैंपेन किया कि भाई ये सब खत्म हो, और उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिल गए, वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिल गए और वो उन्होंने पीजेंट्स के साथ काम किया। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स। उन्होंने पीजेंट्स के साथ काम किया, वर्कर्स के साथ काम किया रिवॉल्यूशन के दौरान, 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान काम किया और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर by nationalists in Poland for instance and in Muslim dominated areas by Zaddidists who wanted modernized Islam to lead their societies. जो रशिया के लिबरल्स थे वो अब बदलाव चाह रहे थे सरकार में, उन्हें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए थी। उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज की मदद से उन्होंने पीजेंट्स का साथ लिया, वर्कर्स का साथ लिया, 1905 में रिवॉल्यूशन किया और उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें चाहिए था रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें किन किन ने सपोर्ट किया? उन्हें नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जो मुस्लिम एरियाज थी वहां पे उन्हें ज़ाडिडिस्ट का सपोर्ट मिला। वो लोग भी चाहते थे मॉडर्नाइज्ड इस्लाम सोसाइटी। इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट मिल रहा था, पीजेंट्स का, वर्कर्स का, उन्हें सपोर्ट मिल रहा था सोशल डेमोक्रेट्स का, सोशल रिवॉल्यूशनरीज का, नेशनलिस्ट का और ज़ैडिडिस्ट का। ठीक है, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ैडिडिस्ट? जिनको मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहिए, मतलब इस्लाम का मॉडर्नाइज्ड वर्जन चाहिए, उन्हें कहते हैं ज़ैडिडिस्ट। 1905 में रिवॉल्यूशन हो रहा था रशिया के अंदर ताकि भाई मोनार्ची या ऑटोक्रेसी चली जाए। द ईयर 1900 वॉज, अच्छा क्यों रिवॉल्यूशन हो रहा था? अब आपने ऐसे पढ़ा कि भाई रशिया में रिवॉल्यूशन हो रहा था, रशिया में लोग रिवॉल्यूशन करना चाह रहे थे, आंदोलन किया, 1905 में आंदोलन किया। कारण क्या है? क्या कारण है उन्होंने आंदोलन किया?
सो कारण ये था इस रिवॉल्यूशन का, लोग ये रिवॉल्यूशन इसलिए चाह रहे थे क्योंकि 1904 ईयर में एक बहुत ही बुरा साल था रशियन वर्कर्स के लिए। रशियन वर्कर्स के लिए 1904 वाज अ रियली बैड ईयर। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. चीजों के दाम ऐसे बढ़े कि जो एक्चुअल दाम थे वो 20% गिर गए। The members of workers association rose dramatically when मतलब अचानक से वर्कर्स एसोसिएशंस बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जो जरूरियत की चीजें थी उनके प्राइस बढ़ते जा रहे थे और सैलरीज घटती जा रही थी। When 4 members of Assembly of Russian Workers which had formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. अब हुआ क्या कि रशियन वर्कर्स की असेंबली थी, मतलब ऑब्वियसली वर्कर्स का यूनियन होता है, वर्कर्स का ग्रुप होता है। सो उसके 4 मेंबर्स को मतलब ये असेंबली बनी थी 1904 में, इसके 4 मेंबर्स को पुटिलोव आयरन वर्क्स ने डिसमिस किया था। मतलब पुटिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे ये चारों वर्कर्स और ये असेंबली के भी मेंबर्स थे, मतलब वर्कर्स की असेंबली के मेंबर्स थे और पुटिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे, तो उन्हें वहां से डिसमिस कर दिया गया। सो जो सारे मजदूर थे, जो सारे वर्कर्स थे वो एक हो गए, मतलब उन्होंने कहा अब हम एक्शन लेंगे इंडस्ट्रीज के खिलाफ। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000, देखो वर्कर्स की संख्या देखो, 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डेट to 8 hours and increase in wages and improvement in working conditions। क्या हुआ? 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्रीट में, सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए और डिमांड करने लगे कि भाई उनका जो वर्किंग डे है, जो उनसे पूरा पूरा दिन काम किया जाता है, वो 8 घंटे का करा जाए और उनकी जो सैलरीज है वो बढ़ाई जाए और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करा जाए। सो क्यों, वाई देयर वॉज अ नीड फॉर रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? सो द रीजन इज द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलर बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा साल था। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। ऐसे प्राइजेस बढ़े, चीजों के ऐसे प्राइजेस बढ़े कि जो सही के वेजेस थे वो 20% डिक्लाइन हुए, रियल वेजेस डिक्लाइन हुए। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और जो मेंबर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया, वर डिसमिस्ड। और फिर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स सेंट वी वर ऑन स्ट्राइक। फिर मतलब भले 4 वर्कर्स को रिमूव करा गया, सस्पेंड करा गया काम से, तो मतलब फिर वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए सेंट पीटर्सबर्ग में। और उन्होंने क्या डिमांड रखी सारे फैक्ट्री मालिकों के सामने कि उनके जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे कर दिए जाएं, उनकी वेजेस इंक्रीज कर दी जाएं, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया जाए। ठीक है। So when the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। अब क्या हुआ, जब वर्कर्स का पूरा झुंड उस वर्कर्स को कौन हेड कर रहा था, लीडर कौन था? फादर गैपॉन था। वो कहाँ गए? वो विंटर पैलेस गए। विंटर पैलेस में कौन था? विंटर पैलेस में राजा रहता था, जार रहता था। सो ये सारा झुंड वर्कर्स का, जो कि फादर गैपॉन उनका लीडर था, विंटर पैलेस पहुंचा। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स। उनको पुलिस ने अटैक किया। कोसैक्स मतलब ऑब्वियसली मतलब जो वो कौन होते हैं, बॉडीगार्ड्स टाइप होते हैं, उन्होंने अटैक किया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। जब इनका सारा झुंड, जिनके लीडर थे फादर गैपॉन, वो जा रहा था विंटर पैलेस की तरफ, उनको अटैक करा गया पुलिस और कोसैक्स ने, गुंडों ने उनको अटैक किया। सो 100 वर्कर्स मारे गए, 300 घायल हुए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, ये आता है एग्जाम में। विच ब्लडी संडे क्या है? तो ब्लडी संडे जब 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में से जा रहे थे, कहाँ पे? विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, और वो फादर गैपॉन था उनका लीडर, और उन्हें अटैक करा गया पुलिस और कोसैक्स द्वारा।
100 वर्कर्स मारे गए और 300 घायल हुए इस इंसिडेंट में, इसलिए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे, क्योंकि इतने 300 वर्कर मारे गए, सो दैट इज नोन एज ब्लडी संडे। Started a series of events that became known as 1905 revolution। तो इसके बाद ऐसे ऐसे मतलब ये जो वर्कर्स थे इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि इसे 1905 रिवॉल्यूशन कहा गया, क्योंकि वर्कर्स चुप बैठने वाले नहीं थे। आपने ब्लडी संडे करा उनके साथ, उनके 100 लोगों को मार दिया, तो क्या वर्कर्स चुप बैठे हैं? उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर जो भी हुआ उस सबको उसको 1905 रिवॉल्यूशन बोला गया, 1905 रशियन रिवॉल्यूशन बोला गया। क्या किया बताओ आप? पहला था स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में स्ट्राइक्स होने लग गई। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज्ड डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडी स्टेज्ड वॉकआउट्स, सारे यूनिवर्सिटीज बंद होते चले गए, स्टूडेंट्स निकलने लगे, यूनिवर्सिटीज को छोड़ने लगे। ये क्या कर रहे थे? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, लोग कंप्लेन करने लगे, मतलब भाई हमारी आज़ादी नहीं है, जो एक सिविलियन है उसकी आज़ादी नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या हुआ? जो बड़े बड़े जो वाइट कॉलर्ड प्रोफेशंस थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इवन बाकी मिडिल क्लास वर्कर्स भी थे, वो यूनियनों की भी यूनियन बनाने लगे, मतलब ग्रुप्स के ग्रुप्स बनाने लगे, और उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। इसका मतलब ये लोग अब कह रहे थे कि भाई हमारे रशिया से ऑटोक्रेसी खत्म हो, मोनार्ची खत्म हो, जार अब राजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए पार्लियामेंट, हमें चाहिए सरकार, ठीक है, हमें गवर्नमेंट चाहिए, हमें ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें पार्लियामेंट चाहिए। सो इस तरह से ये सारे सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए, और मतलब इसलिए इसको 1905 रिवॉल्यूशन कहा गया। तो यहाँ आज आपने अभी आपने दो चीजें सीखी, ब्लडी संडे, एंड सेकेंड इज व्हाट हैपेंड इन 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो ये दो चीजें आपने देखी। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma। तो इतने ज्यादा आंदोलन के बाद 1905 रिवॉल्यूशन के बाद जो जार है, जो राजा है, उसने बोला कि भाई एक हम दूमा बनाएंगे। दूमा मतलब कि ठीक है हम लोग पार्लियामेंट बनाएंगे, रशिया में पार्लियामेंट बनाएंगे। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers। So क्या हुआ? कुछ टाइम के लिए रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने, फैक्ट्री कमिटीज बनी, जिनमें फैक्ट्री वर्कर्स थे। 1905 के बाद काफी कमिटीज और यूनियंस जो हैं वो अनऑफिशियली वर्क कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इलीगल बोल दिया गया। मतलब पहले क्या किया जार ने, मतलब इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन हुआ 1905 में, तो जार ने क्या बोला? उसने कहा कि हम दूमा बनाएंगे। सो कुछ टाइम के लिए रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री कमिटीज बने फैक्ट्री वर्कर्स से। सो 1905 के बाद काफी कमिटीज और यूनियंस अनऑफिशियली वर्क करने लगे, सो उन्हें इलीगल कहा गया। सो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए। सो जार ने डिसमिस किया फर्स्ट दूमा। इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से जार ने जो है फर्स्ट दूमा को डिसमिस कर दिया। मतलब वो क्या कर रहा था, उसने नाम की पार्लियामेंट बनवाई थी, पर वो मतलब चाहता नहीं था पार्लियामेंट चले, क्योंकि वो मोनार्ची चाहता था। सो उसने फर्स्ट 75 डेज में, मतलब रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा गया है, DUMA। सो जार ने डिसमिस किया फर्स्ट डूमा, मतलब उसने 75 डेज के अंदर मतलब 2.25 महीने में ही फर्स्ट डूमा डिसमिस करवा दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 months। फिर जो दूसरा डूमा था उसने फिर से उसे री इलेक्ट किया 3 महीने में ही। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। So वो नहीं चाहता था कोई उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करे या कोई उसके पावर को कम करे।
ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसने सारे वोटिंग लॉस बदलवा दिए, सारे कानून बदलवा दिए, और उसने जो है थर्ड डूमा में सारे जो ऐसे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे वो डलवा दिए। ठीक है, ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। उसने लिबरल्स को रिवॉल्यूशनरीज को बाहर रखा, और मतलब थर्ड डूमा में सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रखे। सो जार जो है वो कोई सवाल जवाब नहीं चाहता था, वो ऐसा भी नहीं चाहता था कि उसका पावर कम हो। तो उसने क्या किया, उसने सारे वोटिंग लॉज ही बदलवा दिए और तीसरा डूमा बनाया, तीसरा पार्लियामेंट बनाया रशिया का, और उसमें उसने सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस भर दिए, मतलब अपने सारे पॉलिटिशियंस भर दिए खुद के, और उसने लिबरल और रिवॉल्यूशनरी को उस डूमा में जगह नहीं दी। सो जार ने मतलब रिवॉल्यूशन को शांत करने के लिए 3 बारी डूमा बनाया। पहला डूमा तो उसने 75 डेज में डिसमिस कर दिया, दूसरा डूमा उसने 3 महीने के अंदर डिसमिस कर दिया, और तीसरे डूमा में उसने तीसरा पार्लियामेंट बनाया, उसमें उसने सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस भर दिए। हुआ फिर क्या हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। सो इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन एलियंसेस। अब क्या हुआ, अब चलो वो तो हो गया कि तीसरा डूमा भी बना, पर इस डूमा में सारे लिबरल्स को, सारे कंजर्वेटिव, सारे रिवॉल्यूशनरीज को बाहर रखा गया था, और तीसरे डूमा में सिर्फ तीसरी रशियन पार्लियामेंट में से वही लोग थे जो जार की सुनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1914 में क्या हुआ, मतलब वॉर हुई 2 यूरोपियन एलियंसेस के बीच में, 2 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, मतलब जर्मनी, 2 यूरोपियन एलियंस मतलब जो 2-3 कंट्री साथ में मिलकर वॉर करती हैं। सो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक साइड थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जो सेंट्रल पावर्स थे वो एक साइड थे, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वो दूसरी साइड थे। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में वॉर हुआ। ठीक है, 2 यूरोपियन एलियंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता है, और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया जिन्हें मतलब इन दोनों के बीच में फिर वॉर हुआ। एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, दूसरी साइड फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। अब देखो रशिया किस में है, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, 1914 में रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। सो ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। हर कंट्री के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो वॉर हुई, युद्ध हुआ किस किस के बीच में, वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप के बाहर भी हुई वॉर और यूरोप में भी हुई। ठीक है, द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप, यूरोप के बाहर भी हुई, यूरोप में भी हुई, और ये हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। रशिया में ये वॉर बहुत पॉपुलर हुई, और लोग जो है जार निकोलस II के इर्द गिर्द रैलियां करने लगे। एज द वॉर कंटिन्यूड, द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द डूमा. Support wore thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. अब क्या हुआ, मतलब वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत लंबी चली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ी, सो जार ने कहा कि अब मैं दूमा से भी कंसल्ट नहीं करूंगा। पहले वो दूमा से भी कंसल्ट करता था, अब उसने कहा मैं दूमा से भी कंसल्ट नहीं करूंगा। तो अब उसको कम सपोर्ट मिलने लगा, जार को कम सपोर्ट मिलने लगा, और जो लोग जर्मनी के खिलाफ थे, ऑब्वियसली जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया के सामने था वॉर में, मतलब जर्मनी का ऑपोजिट रशिया वॉर कर रही थी। सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, एज पेट्रोग्रेड। सो मतलब क्यों उनके इतने सेंटिमेंट्स हाई थे, क्योंकि एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सो सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, और वो मतलब उसे पेट्रोग्रेड कहना चाहते थे। द जेरेना
Alexander's German origins and poor advisor, especially a monk named Rasputin, made the autocracy unpopular. और फिर ये जो जार का जो रूल था उसकी और भी बुराई हुई. कब बुराई हुई? उसके जो एडवाइजर्स थे वो बहुत ज्यादा पुअर थे, मतलब उसको गलत गलत एडवाइजेस देते थे. और उसके एडवाइजर्स में एक मॉन्क था, एक साधु था जिसका नाम रेस्पुटिन था. उसने भी गलत गलत उसको सलाहें दे दे के उसको लोगों के बीच अनपॉपुलर कर दिया था. द जरीना अलेक्जेंड्रस जर्मन ओरिजिन्स, मतलब जार के कुछ लोगों में जर्मन ओरिजिन्स वाले थे. जर्मन मतलब जर्मन उनका ओरिजिन था. उन लोगों की वजह से, उसके पुअर एडवाइजर्स की वजह से, मतलब जो ऑटोक्रेसी थी, जो जार निकोलस था वो अनफेमस होता जा रहा था. अब लोगों के बीच जार निकोलस की बुराई होने लगी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी मतलब अलग तरह से, एक उसको अलग लुक था. वेस्ट में आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज. मतलब ईस्ट और वेस्ट फ्रंट से दोनों तरह से रशिया की हालत खराब हो रही थी. दोनों तरफ से डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग. मतलब बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज थी, बहुत ज्यादा लोग घायल हो रहे थे. जो डिफीट्स थी मतलब हार थी, बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, डिमोरलाइजिंग थी. रशिया पूरी तरह से हार रहा था. जो रशियन आर्मीज थी, रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. सो रशियन आर्मीज ने जंग हारी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 से 1916 के बीच. देयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917. 70 लाख लोग घायल हुए 1917 तक. एज दे रिट्रीटेड, तो जैसे वो फिर ठीक हुए तो रशियन आर्मीज ने क्या किया? रशियन आर्मी ने सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी, ताकि वो उनके जमीन पे जिंदा ना रह पाए. ठीक है, मतलब उन्होंने खुद के ही क्रॉप्स, खुद की ही बिल्डिंग सारी गिरा दी रशिया वालों ने, कि उनके एनिमी जो हैं उनके जमीन पे आके रह ना पाए. ठीक है, इसके लिए उन्होंने खुद के ही क्रॉप्स, खुद की ही बिल्डिंगें गिरा दी. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. So उन्होंने अपने ही घरों को आग लगा दी, अपने ही क्रॉप्स को आग लगा दी. इससे क्या हुआ? इससे उनके खुद के ही जो रशियंस थे, 30 लाख रशियंस को रिफ्यूजीज बन जाना पड़ा. मतलब उनके पास खुद का घर भी नहीं था. उन्होंने क्यों ऐसे किया? आग लगा दी कि भाई दुश्मन आके उनके यहाँ छिप ना सके, या यही कुछ कारण था, या उनके अनाज खा के जिंदा ना सके. इसकी जगह, इसके लिए उन्होंने अपने खुद के ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अनाज डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद का ही बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिया. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार. अब ये जो सब हुआ, मतलब इन्होंने अपनी बिल्डिंगें गिरा दी, अपने क्रॉप्स जला दिए, और इनके खुद के जो रशियंस थे रिफ्यूजीज हो गए, मतलब वो बिना घर के हो गए. सो ये सिचुएशन ने गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट किया. द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट. सो इस सिचुएशन से जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बुराई हुई, जार की बहुत बुराई हुई. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. सो सोल्जर्स नहीं चाह रहे थे कि ऐसी वॉर वो लड़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी. इस वजह से जार सरकार की, सोल्जर्स की बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी. सो वो लोग ऐसी वॉर नहीं लड़ना चाहते थे. सो द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. तो मतलब इस तरह से जार अनपॉपुलर हो रहा था. इस वॉर का असर इंडस्ट्रीज पे भी बहुत ज्यादा हुआ. क्या असर हुआ? सो रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी. अब देखो, रशियन इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई इन सब में. कैसे? सो रशिया की जो खुद की इंडस्ट्री थी ऑलरेडी बहुत कम थी, मतलब रशिया की बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, और जो उनकी जो रशिया जो कंट्री थी वो बाकी सप्लायर से कट ऑफ हो गई जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी की वजह से. मतलब जर्मन्स ने क्या किया? बाल्टिक सी पे कंट्रोल कर लिया, और उसकी वजह से जो रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज थी वो, मतलब वो तो कम थी,
ठीक है। सो रशिया जो दूसरी जगहों से चीजें मंगवाया करती थी तो वो बाल्टिक सी से होके आती थी, और बाल्टिक सी का कंट्रोल जर्मन में था। सो जर्मन वाले क्योंकि उनके खिलाफ थे वॉर में, तो उन्होंने उनकी सप्लाईज रोक दी। सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। सो जो इंडस्ट्रीज थी वो रशिया में धड़ाधड़ अब गिरने लगी। 1916 तक रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, जो रशिया की रेलवे लाइंस हैं वो भी टूटने लगी। एबल बॉडीड, अब क्या हुआ, अब वॉर में लोग भी ज्यादा मर रहे थे, तो अब क्या हुआ, सारे लेबरर्स को, वर्कर्स को वॉर में लड़ने के लिए बुलाया गया। मतलब क्योंकि लोग मरे जा रहे थे, आप समझ सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की पोजीशन रशिया से स्ट्रांग थी। रशिया में लोग मरे जा रहे थे, रशिया ने खुद के क्रॉप्स जला दिए थे, रशिया ने खुद के घर उजाड़ दिए थे, और रशिया में अब सोल्जर्स भी मर रहे थे, तो अब लेबरर्स को बुलाया जा रहा था वॉर लड़ने के लिए। सो लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसर वर शट डाउन। अब क्या हुआ, सारे जो लोगों को बुलाया जा रहा था वॉर लड़ने के लिए, तो लेबर्स खत्म हो गए, और फिर लेबर्स के खत्म होने की वजह से मतलब दुकानें बंद होने लगी। सो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और क्योंकि आर्मी भी इतनी भेज रहे थे, लोग इतने भेज रहे थे, उनको खिलाने के लिए खाने का सामान भी भेजना पड़ता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स। सो क्योंकि सब खाना सोल्जर्स को भेजना पड़ रहा था, और सारे किसान वगैरह सब लड़ाई लड़ने चले गए थे, तो शहरों में ना आटा था ना ब्रेड थी। सो कम हो गया, आटा रोटी कुछ भी नहीं था। सो बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। सो जो सर्दियां थी 1916 की सर्दियों तक, जो रायट्स थे, दंगे थे ब्रेड शॉप्स पे, अब दंगे होने लगे, मतलब लोग लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि खाने की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई तो खरीदने के लिए लोग एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, दंगे होने लग गए। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज 35, द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड उसी जगह का नाम है जो सेंट पीटर्सबर्ग था। हमने पढ़ा था कि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था, तो लोगों ने गुस्से में उसे पेट्रोग्रेड कर दिया। सो 1917 की विंटर में जो पेट्रोग्रेड में कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। पेट्रोग्रेड कैपिटल था। सो विंटर 1917 की सर्दियों में जो पेट्रोग्रेड की कंडीशन थी बहुत खराब थी, और जो सिटी का लेआउट था, जो सारा सिटी का नक्शा था, वो सारा इम्फेसिस कर रहा था लोगों को डिवाइड करने में। ऐसे लग रहा था लोग डिवाइड हो रहे हैं। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। सो सिटी कैसी थी, उसमें जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे, मतलब जो वर्कर थे, जो फैक्ट्रीज थी, वो रिवर नेवा के राइट पे थी। ठीक है, रिवर नेवा के राइट साइड पे वर्कर्स क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, और लेफ्ट साइड मतलब जो रिवर की लेफ्ट साइड पे फैशनेबल एरियाज थी, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे। सो लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज थी, विंटर पैलेस थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर दूमा मेट। सो मतलब राइट साइड, सिटी की राइट साइड पे सारे वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज थी, और रिवर नेवा के लेफ्ट साइड पे क्या था, फैशनेबल एरियाज थी, विंटर पैलेस थी, मतलब वो जो राजा था उसकी विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द दूमा मेट। सो दूमा जहां मिलती है वो जगह भी उधर ही थी। सो राइट साइड वर्कर वाली एरिया थी, लेफ्ट साइड हाईफाई वाली एरियाज थी। कहाँ पे? रिवर नेवा की। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। सो फरवरी 1917 में क्या हुआ, फरवरी 1917 में खाने की किल्लत हो गई। मतलब जो वर्कर्स थे, जो इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर्स। फरवरी 1917 में खाने की कमी हो गई वर्कर्स के क्वार्टर्स में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, खाने की कमी हो गई। सो बहुत ठंड भी बहुत थी, और ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बर्फ और बहुत ज्यादा बारिश, मतलब बर्फ की बारिश गिरी थी,
Parliament wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. So जो पार्लियामेंटर्स थे, जो पार्लियामेंट वाले थे, वो चाहते थे कि इस बार जो सरकार बनी है वो बनी रहे, पर जार जो था, जार इस बारी भी डूमा को डिसॉल्व करना चाह रहा था, उसको खत्म करना चाह रहा था डूमा को. सो ऑन 22, मतलब आप देख सकते हो कंडीशंस कैसी बनी हुई हैं. वर्कर्स भूखे हैं, और वर्कर्स बिल्कुल भूखे हैं, और पूरी ऐसे बर्फबारी होने वाली है कंट्री में खाना नहीं है, और एक साइड से जार फिर से डिसॉल्व करना चाहता है डूमा, जबकि पार्लियामेंट्रियंस नहीं चाह रहे हैं कि डूमा वो डिसॉल्व करें. सो 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. सो 22 फरवरी को क्या हुआ, एक लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में राइट बैंक पे, मतलब राइट साइड पे एक लॉकआउट हुआ. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी. सो नेक्स्ट डे पे जो वर्कर्स हैं 50 फैक्ट्रीज में से, मतलब उन्होंने स्ट्राइक बुला ली, बंद का ऐलान किया. ठीक है. सो 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ और राइट बैंक पे. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स. सो बहुत सारी फैक्ट्रीज में औरतों ने स्ट्राइक किया. सो दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. क्योंकि औरतों ने स्ट्राइक की तो इसलिए उसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह मनाया जाता है. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स अक्रॉस फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स एट टू द सेंटर ऑफ कैपिटल द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट. सो सारे जो वर्कर्स थे वो सारे फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके कैपिटल के, मतलब पेट्रोग्रेड के सेंटर पे आ गए थे, जिसका नाम था नेव्स्की प्रोस्पेक्ट. सो सारे वर्कर्स नेव्स्की प्रोस्पेक्ट में आ गए. सो एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. सो इस स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई मूवमेंट नहीं चला रही थी. और एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू. क्योंकि सारे वर्कर्स, मतलब सारे जो रिवर नेवा के राइट साइड पे जो भी वर्कर्स थे वो सारे चल चल के लेफ्ट साइड पे आ गए थे. सो क्योंकि मतलब सब वहीं आ गए थे, वर्कर्स सारे उधर ही आ गए थे. सो एज द फैशनेबल क्वार्टर्स बिल वर सराउंडेड द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू. मतलब वर्कर्स के डर की वजह से गवर्नमेंट ने कर्फ्यू कर दिया. कर्फ्यू का मतलब पता होगा आपको कि आपका बाहर आना मना है. डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24-25. सो ये कर्फ्यू की वजह से जो आए थे डेमोन्स्ट्रेट करने वो सारे चले गए, शाम तक चले गए, पर फिर वो लोग वापस आए 24 और 25 डेट को. ठीक है, 24 और 25 को फिर से वापस आए. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम. सो कैवलरी क्या होता है, जो घुड़सवार होते हैं. सो सरकार ने कैवलरी को बुलाया और पुलिस को बुलाया ताकि वो उन पे नजर रखे. मतलब 22 को ये लोग एकदम उन्होंने लॉकआउट कर दिया फैक्ट्री को, उन्होंने बिल्कुल एक बंद जैसा कर दिया. और जो दूसरे दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी. सो इन सब स्ट्राइक्स में औरतें लीडर थी, इसलिए 22 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है. मतलब उसको वहां ऐसा बोला गया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. सो 50 फैक्ट्रियों में लॉकआउट कर दिया गया, बंद कर दिए गए, और सब निकल पड़े, सब नेव्स्की प्रोस्पेक्ट की तरफ आ गए. सरकार डर गई और सरकार ने मतलब उन पे नजर रखना चालू कर दिया. पुलिस को बोला नजर रखो. ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा. अब क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी, डूमा थी, उसको फिर से सस्पेंड कर दिया सरकार ने, मतलब जार ने. सो पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. अब पॉलिटिशियंस बोल उठे, भाई डूमा को क्यों सस्पेंड किया, डूमा को क्यों खत्म कर दिया. सो डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स इन द. अब फिर से डेमोन्स्ट्रेटर्स को गुस्सा आया, मतलब गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड किया. सो डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26. तो फिर से वो लोग अभी फिर से आ गए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. कहाँ पे आए, सड़कों पे उतरे लेफ्ट बैंक की तरफ 26 को. ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड. 27 तक तो पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी लूट लिया गया. द स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग विद पीपल रेसिंग
मतलब उस पर हमला कर दिया गया, रैंसैक्ड मतलब हमला कर दिया गया। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग विद पीपल रेसिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर अर्थ एंड डेमोक्रेसी। सो अब लोगों की जोर जोर से आवाजें, वर्कर्स की आवाजें आ रही थी। वो लोग खाना मांग रहे थे, वो लोग अच्छी पगार सैलरी मांग रहे थे, बेटर वर्किंग आवर्स मांग रहे थे, डेमोक्रेसी बोल रहे थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। सो गवर्नमेंट ने फिर से कंट्रोल करने का कोशिश किया सिचुएशन को, और उन्होंने कैवलरी बुलाई, उन्होंने फिर से घुड़सवार बुलाया। द हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज्ड। सो मतलब ये क्या ऐसे पावरफुल सोल्जर्स थे, तो उन्होंने द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवलरी ने मना कर दिया कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पे आग नहीं जलाएंगे, मतलब बंदूक नहीं उठाएंगे। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनेड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब क्या हुआ, एक ऑफिसर को मार दिया गया और बाकी 3 को भी म्यूटिनी कर दिया गया, और तीन बाकी के रेजिमेंट्स, मतलब 3 बाकी के सोल्जर ग्रुप से कैवलरीज म्यूटिनी हो गए। म्यूटिनी मतलब वो भी अब विद्रोह करना चाहते थे, वो मतलब विद्रोह पे उतर आए, वो भी खिलाफ हो गए सरकार के। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और वो भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स को सपोर्ट करना चाह रहे थे, वो भी उनके साथ विद्रोह करना चाह रहे थे। मतलब जो सरकार की खुद की पुलिस थी वही उनके खिलाफ हो गई। मतलब पुलिस को ये लोग बोले थे कर्फ्यू लगाओ, वर्कर्स को मारो, पर ये लोग ही इनके खिलाफ हो गए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, तो उसी शाम को सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक जगह इकट्ठे हुए। ये है पेज 36। सो सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक जगह इकट्ठे हुए ताकि वो सोवियत बना पाए, सोवियत का मतलब ग्रुप बना पाए, उसी बिल्डिंग में जहां पे दूमा मिलती थी। ठीक है, जहां दूमा मिलती थी, दूमा तो डिसॉल्व कर दी मोनार्ची ने। सो ये सारे वर्कर्स उसी बिल्डिंग में मिले जहां दूमा मिलती थी, और इनकी मिलने को, इनके इस ग्रुप को पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। क्यों? क्योंकि पेट्रोग्रेड में ये सब हो रहा था, पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। सो सोवियत मतलब ग्रुप। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन एक मतलब जार को मिलने एक डेलीगेशन गई, मतलब लोगों का ग्रुप गया जार को मिलने। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। सारे मिलिट्री कमांडर्स ने उसे क्या एडवाइस किया, जार को बोला भाई तू एब्डिकेट हो जा। एब्डिकेट का मतलब भाई कि भाई तू अपनी गद्दी छोड़ दे। एब्डिकेट होना मतलब अपना जो तेरा, मतलब तू जो राजा के पद पे है, तू अपना पद छोड़ दे, क्योंकि उनको डर लग रहा था। मतलब जार से जब ये सारा डेलीगेशन मिले, ये लोगों का ग्रुप मिला, तो मिलिट्री कमांडर्स ने जार को बोला भाई अब तू अपनी जगह छोड़ दे, अब मोनार्ची छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। सो जार ने उनकी एडवाइस मानी भी, और उसने जो है अपना जो पद है त्याग दिया, उसने इस्तीफा दे दिया अपनी पोजीशन से। सो जार को मिलिट्री ने मिलके, वो मिलिट्री ने समझाया कि तू अपना पद त्याग दे। सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। सो क्योंकि जार पीछे हट गया, जार राजा था, वो चला रहा था रशिया, तो वो ऑब्वियसली वो हट गया। तो फिर अब मतलब जो सोवियत लीडर्स थे, मतलब सोवियत लीडर्स कौन, जो पेट्रोग्रेड में जिन्होंने ग्रुप बनाया था, सारे जो वर्कर्स लेबर्स वगैरह। सो सोवियत लीडर्स और दूमा लीडर्स ने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि पूरे देश को चला सके। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई देश को चलाने के लिए। Russia's futures would be decided by a constituent assembly elected on the basis of यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब रशिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड होता, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे चुना जाने वाला था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से। मतलब वोटिंग होने वाली थी, और एडल्ट वोटिंग मतलब भाई जो बड़े थे वो ही वोट करते। Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. So पेट्रोग्रेड मतलब जो पेट्रोग्रेड जगह थी, सो पेट्रोग्रेड जगह की वजह से जो है फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, और इसी की वजह से मोनार्ची गिरी फरवरी 1917 में। सो फरवरी 1917 में मोनार्ची थी, जो राजाशाही थी, जो जार का रूल था, वो पूरी तरह से गिर गया रशिया में। ठीक है, सो यहाँ एक बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में वुमन इन फरवरी रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है।
वुमन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स, जो औरतें थी वो अपने मतलब वो उनके साथ जो काम करते थे आदमी, उनको इंस्पायर करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मरफा वासिलेवा, उसने एक स्ट्राइक को उसने हैंडल किया। वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन के तौर पे वुमन वर्कर ने लाल कलर का बो प्रेजेंट किया मर्दों को। देन मार्फा वासिलेवा अ मिलिंग मशीन ऑपरेटर, और एक लेडी थी मार्फा वासिलेवा, उसने भी स्ट्राइक बोल दी, इम्प्रॉम्प्टू मतलब अचानक से स्ट्राइक करवा दी। सो सबने उसको सपोर्ट भी किया। जो फोरमैन था उसने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया और उसे एक ब्रेड का पीस भेजा, और उसने वो ब्रेड एक्सेप्ट की, पर उसने कहा मैं वर्क पे नहीं जाऊंगी। फिर से उस एडमिनिस्ट्रेटर ने पूछा कि वो वर्क पे क्यों नहीं जाएगी, तो उसने कहा मैं अकेली खाना नहीं खाऊंगी जब दूसरे भूखे हैं। ठीक है। सो वुमेन वर्कर्स जो बाकी सेक्शन फैक्ट्री के जो बाकी सेक्शन की जो वुमेन वर्कर्स थी वो भी मार्फा को सपोर्ट करने लगी, और सबने धीरे धीरे औरतों ने काम करना बंद कर दिया। फिर वो मर्दों ने भी अपने हथियार औजार रख दिए। सो सब मिलके अब स्ट्रीट पे आ गए। मतलब ये क्या दिखा रहा है, औरतों को दिखा रहा है, औरतों ने फरवरी रिवॉल्यूशन में कैसे हिस्सा लिया। मतलब औरतों ने भी इस स्ट्राइक का हिस्सा बनी, औरतें भी स्ट्राइक का हिस्सा बनी। एक पहले है मार्फा वासिलेवा का नाम है। ठीक है। सो मार्फा वासिलेवा ने क्या किया, मार्फा वासिलेवा ने स्ट्राइक की तो सबने औरतों ने उसे सपोर्ट किया। So with this I am ending my today's lecture. This was really an interesting topic today. हमने पढ़ा कि किस तरह से दूमा बनी, किस तरह से दूमा डूबी, क्या रीजंस थी कि भाई जो किन रीजंस के कारण जार की मोनार्ची गई। सो आज हमने कुछ वो पढ़ा, लोग क्यों डिससेटिस्फाइड थे जार के टाइम। So just write each and every point properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.